नमस्ते विद्यार्थियों, मेरा नाम अर्शान है और आज हम लोग कक्षा 7 की एनसीईआरटी की गणित की पाठ्यपुस्तक से 12वां अध्याय जो कि है बीजीय व्यंजक भाग 3 पढ़ेंगे। तो बच्चों, बीज गणित में व्यंजकों को एक केंद्रीय अवधारणा माना जाता है। ये अध्याय बीजीय व्यंजकों से संबंधित होगा। जब आप इस अध्याय को पढ़ लेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि बीजीय व्यंजक किस प्रकार बनते हैं और इन्हें किस प्रकार संयोजित किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों, हम ये भी ज्ञात करेंगे कि कैसे हम इनका मान निकाल सकते हैं। अब कक्षा 6 में हमने देखा था कि ये व्यंजक किस प्रकार पहेलियों और समस्याओं को एक सुव्यवस्थित प्रकार से प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। हम सरल समीकरणों वाले अध्याय में भी व्यंजकों के अनेक उदाहरण देख चुके हैं। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर, जो कि है किसी व्यंजक का मान ज्ञात करना। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि एक बीजीय व्यंजक का मान उस व्यंजक को बनाने वाले चरों के मानों पर निर्भर करता है और ऐसी अनेक स्थितियां हैं जहां हमें व्यंजकों के मान ज्ञात करने होते हैं। जैसे कि हम ये जांच करना चाहते हैं कि चर का एक विशेष मान एक दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। जब हम ज्यामिति और प्रतिदिन की गणित के सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो भी हम व्यंजकों के मान ज्ञात करते हैं। उदाहरण के लिए, भुजा L वाले वर्ग का क्षेत्रफल L घात 2 होता है और यदि L बराबर है 5 सेंटीमीटर के तो क्षेत्रफल होगा 5 घात 2 अर्थात 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि भुजा 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल होगा 10 घात 2 या फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इत्यादि। ऐसे ही कुछ और उदाहरणों को हम अगले अनुच्छेद में देखेंगे। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपने उदाहरण प्रश्न की ओर और हल करते हैं इस प्रश्न को। अब उदाहरण प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों के मान x बराबर 2 के लिए ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें हमें x बराबर 2 के मान के लिए इन चारों के हल निकालने हैं। तो पहला प्रश्न है x धन 4। अब x धन 4 में अगर हम 2 रखते हैं तो हमें मान प्राप्त होगा 2 धन 4 जो कि बराबर है 6 के। दूसरा प्रश्न है 4x ऋण 3। इसमें अगर हम x 2 मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4 गुणा 2 ऋण 3 जो कि बराबर है 8 ऋण 3 बराबर है 5 के। फिर तीसरा प्रश्न जो कि है 19 ऋण 5 x की घात 2, जिसमें जब हम x की घात 2 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 19 ऋण 5 गुणा x की घात 2, जिसमें हमें मिलेगा 19 ऋण कोष्टक के अंदर 5 गुणा 4 जो कि बराबर है 19 ऋण 20 के, जो कि हमें उत्तर देगा ऋणात्मक 1। ऐसे ही विद्यार्थियों, आइए 100 ऋण 10 x की घात 3। अब इसमें जब हम x को 2 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 100 ऋण 10 गुणा x की घात 3। यहाँ पे हमने 2 रखा तो हमें मिला 100 ऋण कोष्टक के अंदर 10 गुणा 2 की घात 3 जो कि बराबर है 100 ऋण 10 गुणा 8, जिससे हमें उत्तर मिलेगा 20। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें इनके हल निकालने हैं। आइए एक उदाहरण प्रश्न और देखते हैं जिसमें हमें व्यंजकों के मान ज्ञात करने हैं। लेकिन बच्चों, इस बार हमें n का मान रखना है ऋणात्मक 2। तो यहाँ पे हमें ऋण और धन चिन्हों का ध्यान रखना होगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं जो कि है 5n ऋण 2। अब 5n में अगर हम n का मान ऋणात्मक 2 रखें तो ये हो जाएगा ऋणात्मक 10 ऋण 2 बराबर है ऋणात्मक 12 के। ऐसे ही अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे 5n की घात 2 धन 5n ऋणात्मक 2 में जब हम n का मान ऋणात्मक 2 रखते हैं तो हम इसे आगे हल कर सकते हैं। अब हमें मालूम है कि 5n ऋण 2 बराबर है ऋणात्मक 12 के और 5n की घात 2 बराबर है 5 गुणा ऋणात्मक 2 की घात 2 जो कि हमें हल देगा 20 का। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 20 ऋण 12 बराबर 8। तो विद्यार्थियों, अब हम दो चरों के व्यंजकों जैसे x धन y या xy इत्यादि इन सब पर भी विचार करेंगे। दो चरों वाले एक व्यंजक का संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए हमें इसमें दोनों चरों के मान रखने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अगर हम x का मान रखें 3 और y का रखें 5 तो x धन 5 हमें मिलेगा 8। तो विद्यार्थियों, आइए देखते हैं उदाहरण 9 को। अब प्रश्न में a का मान हमें दिया गया है 3 और b बराबर है 2 के। हमें फिर अब इन व्यंजकों के मान ज्ञात करने हैं। तो पहला प्रश्न है a धन b। तो विद्यार्थियों, ये बड़ा ही सरल है।
विद्यार्थियों a का मान हम रखेंगे 3 और b का रखेंगे 2, तो 3 धन 2 होता है बराबर 5। दूसरा प्रश्न देखते हैं जो कि है 7a ऋण 4b बराबर होगा 7 गुणा 3 ऋण 4 गुणा 2 जो कि बराबर होगा 21 ऋण 8 बराबर 13 के। ऐसे ही अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न जो कि है a की घात 2 या a वर्ग धन 2ab धन b की घात 2। इसमें जब हम a और b का मान रखते हैं तो हमें मिलता है 9 धन 12 धन 4 जो कि बराबर है 25 के। अब देखें चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में a की घात 3 ऋण b की घात 3 बराबर हमें मान देगा 9 गुणा 3 ऋण 4 गुणा 2 बराबर हमें मान देगा 27 ऋण 8 जो कि बराबर होगा 19 के। तो विद्यार्थियों इस तरीके से हम इनका मान निकाल लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली 12.3 का पहला प्रश्न है यदि m बराबर है 2 के तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पहला प्रश्न है m ऋण 2। अब यहाँ पर अगर हम इस समीकरण में m का मान 2 रखते हैं तो हमारा उत्तर होगा 2 ऋण 2 जो कि बराबर है 0 के। इसी प्रकार से आपको आगे के प्रश्न भी करने हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली 12.3 के दूसरे प्रश्न की ओर जो कि है यदि p बराबर है ऋणात्मक 2 के तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों इसका पहला प्रश्न है 4p धन 7। अब इस दिए गए प्रश्न में अगर हम p का मान ऋणात्मक 2 रखते हैं तो हमें मिलेगा 4 गुणा ऋणात्मक 2 धन 7 जिससे हमारा मान होगा ऋणात्मक 8 धन 7 जो कि बराबर होगा ऋणात्मक 1 के जो कि इसका हल है। इसी प्रकार से बच्चों आपको आगे के प्रश्न भी हल करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 12.3 के तीसरे प्रश्न की ओर जो कि है निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर ऋणात्मक 1 है। तो विद्यार्थियों इसका पहला प्रश्न है 2x ऋण 7। जब हम इसमें x का मान ऋणात्मक 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुणा ऋणात्मक 1 ऋण 7 जो कि बराबर होगा ऋणात्मक 2 ऋण 7 के जो कि बराबर होगा ऋणात्मक 9 के जो कि हमारा हल है। बच्चों इसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 12.3 के चौथे प्रश्न की ओर जो कि है यदि a बराबर है 2 के और b बराबर है ऋणात्मक 2 के तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है a घात 2 धन b घात 2। यहाँ पे जब हम a का मान 2 रखते हैं और b का मान ऋणात्मक 2 रखते हैं तो हमें मिलता है 2 घात 2 धन कोष्टक के अंदर ऋणात्मक 2 घात 2 जो कि बराबर है 4 धन 4 के जो कि बराबर है 8 के जो कि हमारा हल है। इसी प्रकार से बच्चों आपको आगे के प्रश्न भी हल करने हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 12.3 के पांचवें प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है जब a का मान बराबर है 0 के और b का मान बराबर है ऋणात्मक 1 के तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका पहला प्रश्न है 2a धन 2b। यहाँ पर जब हम a का मान 0 रखते हैं और b का मान ऋणात्मक 1 रखते हैं तो हमें मिलता है 2 गुणा 0 धन 2 गुणा ऋणात्मक 1 जो कि बराबर है 0 ऋण 2 के। तो हमारा हल होगा ऋणात्मक 2। इसी प्रकार से बच्चों आपको आगे के प्रश्न भी हल करते हैं और हम प्रश्नावली 12.3 के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 हो। x धन 7 धन 4 कोष्टक के अंदर x ऋण 5। तो बच्चों इस समीकरण को जब हम पहले हल करेंगे इसमें जब हम x का मान 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा 9 ऋण 12 बराबर ऋणात्मक 3 के जो कि हमारा हल है। इसी प्रकार से बच्चों आपको आगे के प्रश्न भी हल करने हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्नावली 12.3 के 7वें प्रश्न की ओर जो कि है इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर हो 3 के, a बराबर हो ऋणात्मक 1 के और b बराबर हो ऋणात्मक 2 के। तो बच्चों यहाँ पर हमें इन व्यंजकों को सरल करना है और इनके मान भी ज्ञात करने हैं। तो पहला प्रश्न है 3x ऋण 5 ऋण x धन 9।
तो बच्चों अब इस दिए गए समीकरण में हम सबसे पहले x का मान 3 रखेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 3 गुणा 3, उसके बाद ऋण 5 ऋण 3 धन 9। तो बच्चों हमारा उत्तर होगा 9 ऋण 8 धन 9 बराबर 10, जो कि हमारा हल है। आपको आगे के प्रश्न भी इसी प्रकार हल करने हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 12.3 के 8वें प्रश्न की ओर, जो कि है यदि z का मान 10 के बराबर है तो z घात 3 ऋण 3 कोष्टक के अंदर z ऋण 10 का मान ज्ञात करिए। तो बच्चों अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि z का मान 10 के बराबर है, तो हमें मिलेगा z घात 3 ऋण 3 कोष्टक के अंदर z ऋण 10, ये बराबर होगा 10 घात 3 के ऋण 3 कोष्टक के अंदर 10 ऋण 10, जो कि बराबर होगा 1000 ऋण 3 गुणा 0 के, जो कि बराबर है 1000 के, और ये हमारा हल है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले विषय की ओर, जो कि है बीजीय व्यंजकों के प्रयोग, सूत्र और नियम। अब हम पहले भी देख चुके हैं कि गणित में सूत्रों या जिन्हें हम कहते हैं फॉर्मूलाज और नियम जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं रूल्स, उनको संक्षिप्त और व्यापक रूप में बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करके लिखा जा सकता है। हम अनेक उदाहरण देखेंगे। जैसे बच्चों पहला है परिमाप सूत्र। अब नंबर 1, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर 3 गुणा उसकी भुजा की लंबाई होता है, और यदि इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई को हम L से व्यक्त करें तो उसका परिमाप हो जाएगा 3 गुणा L। दूसरा, इसी प्रकार एक वर्ग का परिमाप अगर होता है 4 गुणा L, जहां L उस वर्ग की भुजा की लंबाई है, तो यहाँ पे हम उसका परिमाप लेंगे 4L। तीसरा, अगर हम एक सम पंचभुज या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रेगुलर पेंटागन का परिमाप लें तो वो बराबर होगा 5 गुणा L के या 5L के, जहाँ पर L उसकी भुजा की लंबाई होगी इत्यादि। और साथ ही साथ बच्चों हम क्षेत्रफल सूत्र भी देख सकते हैं। जैसे पहला, यदि हम एक वर्ग की भुजा को L से व्यक्त करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा L घात 2। दूसरा, यदि हम एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः L और B से व्यक्त करें तो आयत का क्षेत्रफल होगा L गुणा B, जो कि बराबर होता है L B के। तीसरा, इसी प्रकार यदि एक त्रिभुज का आधार B है और ऊंचाई h है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा B गुणा h भाग 2, जो कि हमें देगा BH भाग 2। तो बच्चों एक बार किसी दी हुई राशि के लिए सूत्र अर्थात बीजीय व्यंजक ज्ञात हो जाएं तो उस राशि का मान वांछित प्रतिबंधों के अंतर्गत परिकलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर लंबाई 3 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक दिया हुआ वर्ग का परिमाप वर्ग के परिमाप के व्यंजक अर्थात 4L है, तो उसमें हम L का मान लेंगे 3 सेंटीमीटर, और ये रखने पर हम प्राप्त करेंगे कि दिए हुए वर्ग का परिमाप 4 गुणा 3 अर्थात 12 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो वर्ग के क्षेत्रफल का व्यंजक होता है L घात 2, और यहाँ पे अगर L बराबर है 3 सेंटीमीटर का तो हम इस दिए हुए वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं, जो कि है 3 घात 2 बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों संख्या प्रतिरूपों के लिए भी अलग अलग नियम हैं। अब जैसे मैं कुछ कथन आपको बताऊंगा जिनका आप अध्ययन कीजिए। पहला कथन है, यदि किसी प्राकृत संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो उसका परवर्ती n धन 1 होता है। हम इसकी जांच किसी भी प्राकृत संख्या के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि प्राकृत संख्या 10 है तो उसका परिवर्ती 10 धन 1 बराबर 11 है, जो कि सर्वविदित है, यानी हमें ज्ञात है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों। यदि किसी प्राकृत संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो 2n एक सम संख्या होती है तथा 2n धन 1 एक विषम संख्या होती है। आइए इसकी जांच करते हैं। तो कोई भी प्राकृत संख्या मान लीजिए 15 हमने ली। अब हम 2n बराबर हो गया 2 गुणा 15, जो कि है 30, जो वास्तव में एक सम संख्या है, तथा 2n धन 1 जो कि होगा 2 गुणा 15 धन 1 बराबर है 30 गुणा बराबर है 31 के, जो वास्तव में एक विषम संख्या है। बच्चों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग तरीके के प्रतिरूपों के बारे में भी बात करते हैं। अब जैसे इस आकृति में आप देख रहे होंगे, इसमें दर्शाए अनुसार बिंदुओं के पैटर्न को बनाइए, और यदि आप एक अलग आरेख कागज या बिंदुगत कागज लें तो पैटर्न को बनाना सरल होगा।
बच्चों देखिए कि किस प्रकार बिंदुओं को एक वर्ग के आकार में व्यवस्थित किया गया है और यदि किसी विशिष्ट आकार में एक पंक्ति या एक स्तंभ में बिंदुओं की संख्या को हम n लेते हैं तो आकार में कुल बिंदुओं की संख्या व्यंजक n गुणा n अर्थात n घात 2 से प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए अगर हम n बराबर 4 मान लें और उस आकार के लिए जिसकी प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ में 4 बिंदु हैं, तब कुल बिंदुओं की संख्या हो जाएगी 4 गुणा 4 जो कि बराबर है 16 की, जिसे वास्तव में आकृति से देखा भी जा सकता है। अब बच्चों आप इसी प्रकार की जांच n के अन्य मान लेकर भी कर सकते हैं। जैसे प्राचीन यूनानी गणितज्ञों ने इन संख्याओं को 1, 4, 9, 16 आदि को वर्ग संख्याओं से नामांकित किया। अब आइए कुछ और संख्या पैटर्न की बात करें। तो बच्चों संख्याओं के एक अन्य पैटर्न पर और विचार करें जिसमें हमारी सहायता के लिए कोई आकृति बनी हुई नहीं है। अब यहाँ पे 3, 6, 9, 12 और 3n है। ये संख्याएं 3 के गुणज या मल्टीपल्स हैं और इन्हें 3 से प्रारंभ करते हुए आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब जैसे nवें स्थान पर आने वाले पद को 3n से व्यक्त किया गया है, इसकी सहायता से आप सरलता पूर्वक 10वें स्थान पर आने वाले पद जो 3 गुणा 10 हैं बराबर 30 है या 100 है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। वह स्थान पर आने वाले पद जो 3 गुणा 100 हैं 300 हो जाएंगे और आप उन्हें ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं अपनी प्रश्नावली 12.4 पर। आइए इसके भी कुछ प्रश्नों को हल करें। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, बराबर लंबाई के रेखाखंडों से बनाए गए अंकों के पैटर्न को देखिए। आप रेखाखंडों से बने हुए इस प्रकार के अंकों को इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां या कैलकुलेटरों पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, इस रेखाखंड में हमें 6 दिख रहा है, फिर 11, फिर 16, फिर 21। इस तरीके से हमें ज्ञात है 5n धन 1। अब बच्चों यदि बनाए गए अंकों की संख्या n ली जाए तो उसके लिए आवश्यक रेखाखंडों की n संख्या दर्शाने वाले बीजीय व्यंजक प्रत्येक पैटर्न के दाईं ओर लिखे हैं। इनको अब अगर हम हल करें तो यहाँ पे हमें अंकों का पैटर्न मिलेगा। पहला प्रश्न देखें जो कि है 5n धन 1। इसमें अगर हम n का मान 5 रखें तो हमें मान मिलेगा 5 गुणा 5 धन 1 जो कि बराबर है 26 के। फिर अगर हम n का मान रखें 10 तो हमें मान मिलेगा 5 गुणा 10 धन 1 जो कि बराबर है 51 के। फिर अगर हम n का मान 100 रखें तो हमें मान मिलेगा 5 गुणा 100 धन 1 जो कि बराबर है 501 के। इसी प्रकार बच्चों आपको आगे के प्रश्न भी हल करने हैं। अब बच्चों इस प्रश्नावली 12.4 के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एक सारणी दी हुई है और संख्या पैटर्नों की निम्नलिखित सारणी को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। हमें बीजीय व्यंजक का प्रयोग करना है। तो बच्चों इसका भी पहला प्रश्न मैं आपके लिए हल करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास व्यंजक है 2n ऋण 1, जहाँ पे पहला है 1, दूसरे का मान है 3, तीसरे का मान है 5, चौथे का मान है 7, पाँचवा है 9, ऐसे ही 10वां है 19 और 100वां हमें निकालना है। अब हम इसको हल करने के लिए इस व्यंजक में सबसे पहले n का मान 100 रखेंगे। तो n का मान 100 रखने पर हमें मिला 2 गुणा 100 ऋण 1 जो कि बराबर है 200 ऋण 1 के जो कि बराबर है 199 के। इसी तरीके से बच्चों आपको n का मान रखते हुए आगे के प्रश्नों को भी हल करना है। और इसी के साथ बच्चों हम अपने पाठ की समाप्ति पर हैं। हमने इस पाठ में कई सारी चीज़ों की चर्चा करी। हमने जाना कि एक समीकरण को हल करने और किसी सूत्र का प्रयोग करने जैसी स्थितियों में हमें एक व्यंजक का मान ज्ञात करने की आवश्यकता होती है और बीजीय व्यंजक का मान उन चरों के मानों पर निर्भर करता है जिनसे वे बनाया गया है। साथ ही साथ गणित में बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करते हुए नियमों और सूत्रों को संक्षिप्त और व्यापक रूप में लिखा जाता है। हमने ये भी जाना कि इसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल L गुणा B है और हम इसमें मान रख के किसी आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप हमारे द्वारा किए गए उदाहरण प्रश्नों का अभ्यास अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य करेंगे और साथ ही साथ प्रश्नावली के प्रश्नों को भी हल करेंगे। हम लोग अगली बार फिर मिलेंगे फिर किसी अन्य रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए